बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे काजी फ़ायज़ ईसा साहब के दौर में जो पसपाई इख्तियार की गई थी पाकिस्तान की आला अदलिया की जानिब से, अपने इख्तियारात से एक किस्म का ख़ुद विड्रॉ किया गया था उनके दौर में। अब उसके असरात और नताइज जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। माजी की अगर बात की जाए तो अयूब खान के मार्शल लॉ से लेकर परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ तक और मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसकी जिस संगीन पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं और फिर आला अदालतों की जानिब से उस पर मैं समझता हूँ मुजरिमाना खामोशी का जो इख्तियार करना था, उसने पाकिस्तान में वो इदारे या वो लोग जो ताकत की हुक्मरानी चाहते हैं उनकी न सिर्फ उनकी सफ़ों में मजबूती पैदा की एक किस्म की, बल्कि इस सोच को भी जो है मैं समझता हूँ परवान चढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है कि पाकिस्तान में वही होगा जो ताकतवर चाहेगा। पाकिस्तान में किसी आइन की, किसी कानून की ताकतवरों के सामने कोई हैसियत नहीं है। नाजरीन, बहुत ज़्यादा पीछे ना जाएं तो पाकिस्तान में जो मौजूदा इस वक्त बरसरे इक़्तिदार जमात है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी 2022 में, तो उसके बाद आला अदलिया को मैनेज करने की एक कोशिश जो है वो शुरू कर दी गई थी कुछ इदारों की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से। और इस कोशिश को कामयाबी उस वक्त मिली जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बेंच को जो कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार है वो वापस ले लिया गया। हालांकि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 191 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस को ये इख्तियार हासिल है, वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ब्लॉक बिल जो है वो पास करके, वो एक कानून बनाकर एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस से ये हक ले लिया गया। और फिर जुल्म की बात ये है कि जब ये हक लिया गया तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद कहा कि जी ये जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो वो इख्तियारात जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आइन के किसी आर्टिकल के तहत हासिल है, अगर उन इख्तियारात में कुछ तरमीम करना मतलूब है, कुछ तब्दीली करना किसी भी इदारे की अगर ख्वाहिश है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। लेकिन एक आइनी तरमीम करने की बजाय एक सादा जो है वो कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं उस पर डाका डाला गया। और फिर इस डाके को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद से कबूल भी किया और इस कानून को वैलिडेट कर दिया और ये कहा कि जी जो कुछ किया गया और ये ठीक किया गया। और फिर उसके बाद ये सिलसिला जो है वो चल निकला। नैब कवानीन में जो तरामीम वाला मामला था वो भी आप सबके सामने है। इसी तरह जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है, वो मामला जो है वो भी पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ किस तरह जाकर फ़ैसले कर रही हैं और धड़ाधड़ जो है वो लोगों को सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। और इस पर आला अदालतों की जानिब से जो है खामोशी, उस पर बहरहाल दुनिया में जो है वो आवाज़ें भी उठ रही हैं और पाकिस्तान में भी लोग इस पर बात कर रहे हैं। मैं भी अपनी गुज़श्ता बहुत सी वीडियोज़ में ये बात कर चुका हूँ कि सबसे बड़ी जो गारंटी होती है वो किसी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल कराना जो है वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और हाई कोर्ट्स का काम होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब आला अदालतें ख़ुद जो है वो इस सारे खेल में तमाशाई का किरदार अदा करने की बजाय बल्कि जुल्म करने वालों के साथ मिल जाएं तो ये और ज़्यादा मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी होती है। लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ किया गया और काजी फ़ायज़ ईसा साहब के दौर में पाकिस्तान की अदलिया जिस तरह से बेतौकीर हुई है, जिस तरह से अदलिया को मैं समझता हूँ डिग्रेड किया गया है, जिस तरह से अदलिया की इंसल्ट की गई है, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इतने बड़े पैमाने पर जो है वो अदलिया के साथ इस किस्म का खिलवाड़ किया गया। माजी में कुछ जजेस के साथ ये किया जाता था, लेकिन पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है और ये गुज़श्ता 2-3 सालों में जो कुछ हुआ है, इसकी पाकिस्तान की पिछली 75 साल हिस्ट्री में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब नाजरीन, रिसेंट चूँकि मतलूब ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका जो लोग हैं उनके केसेस में अपनी मर्ज़ी से जो है वो फ़ैसले लेने और फिर मर्ज़ी के फ़ैसले जो है वो बहरहाल मर्ज़ी के जज के बगैर मुमकिन नहीं होते। तो इसलिए ये कोशिश की गई कि अपनी मर्ज़ी के और अपनी पसंद के जजेस जो है वो ला के बिठाए जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूँकि इमरान खान साहब की जो केसेस चल रहे हैं
वो रावलपिंडी और नैब, चूँकि वहीं है सिलसिला उनका, उनके जो रेफरेंसेस बनाए गए थे, और अल्टीमेटली वो मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता है। तो फिर जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ केसेस बनाने का, तो फिर ये उसी वक्त शायद फैसला कर लिया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी मैनेज करना है। लेकिन कुछ जजेस जो ऐसे बैठे थे, उन्होंने बड़े बोल्ड डिसीजन भी किए, और फिर खसूसन वो जो 5 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया कि जी उनको हैरेस किया जाता है, उनकी फैमिली को परेशान किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, और इस किस्म के और बहुत सारे उसमें इल्ज़ामात लगाए गए थे पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर, खसूसन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों पर। वो मामला जो है अभी तक उसका कोई मंतकी अंजाम जो है वो नहीं निकला। लेकिन उस तब तक जो है ये कोशिश की गई थी कि जजेस जो हैं उनको कैसे मैनेज करने, और फिर पाकिस्तान की मुख्तलिफ हाई कोर्ट से 3 जजेस को लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया। और फिर जस्टिस सरफराज रोकर, जिनका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से था, अब वो सीनियरिटी के हिसाब से सबसे सीनियर जज हैं। और फिर इसमें अब एक ट्विस्ट ये है कि एक तो उनके खिलाफ जो है बाकी साथी जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं कि जिनकी सीनियरिटी से मुतासिर हुई है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो है उसने भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है। उन पिटीशन पर क्या फ़ैसला होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक तो आर्टिकल 200 का इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करते हुए जब सदर मुमलिकत ने ये ट्रांसफ़र किया, तो कोई ऐसी ज़रूरत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही थी कोई, कि बहुत ज़्यादा केसेस का रश था और वहाँ जो है वो जजेस की ज़रूरत थी। और अगर वहाँ जजेस की ज़रूरत थी भी तो नए जजेस जो हैं वो लाए जा सकते थे, लेकिन पंजाब से और दीगर सूबों से अपनी मर्ज़ी के जजेस को लाना, और फिर खसूसन पंजाब में तो पहले ही जजेस की कमी है, जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। 10-10 साल जो है वो मर्डर केस, उसकी अपील जो है उसकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन पंजाब से एक जज को भेज दिया गया, और फिर सिर्फ भेजा नहीं गया बल्कि वहाँ सीनियरिटी लिस्ट जो है वो भी उससे मुतासिर हुई। अब चूँकि मामला वो अदालत में है और अदालत इस पर क्या डिसीजन लेती है, लेकिन अब अगर कानून और आइन को देखा जाए तो जस्टिस सरफराज रोकर साहब जो हैं उन्होंने बग़ैर हलफ उठाए अपना काम जो है वो शुरू कर दिया और अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी, बल्कि बहुत सारे केसेस के उन्होंने फैसले भी किए हैं। जबकि आइन में ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अगर वो रुखसत पर जाते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं, बीमार होते हैं या किसी वजह से वो छुट्टी ले लेते हैं, तो जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है उसका भी हलफ लिया जाता है। ये नहीं है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है वो किसी इंतज़ामी हुक्मनामे के तहत जो है वो उसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में बैठा हुआ उन्हीं का एक साथी जज भी अगर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस आएगा तो उसका जो है वो हलफ लिया जाएगा। इसी तरह अगर बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से किसी भी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी दीगर कोर्ट में, किसी दूसरी अदालत में, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हलफ होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई हलफ जो है वो इन जजेस की जानिब से नहीं हुआ। जस्टिस सरफराज रोकर साहब जो थे उन्होंने बग़ैर हलफ उठाए काम शुरू कर दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई शख्स जो हाई कोर्ट के जज के मनसब पर बराजमान हो वो बग़ैर हलफ उठाए उस कोर्ट में बैठ के काम कर सकता है? तो इसका जवाब यही है कि यकीनन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हाई कोर्ट के जज जो हैं उनका हलफ शेड्यूल सोम में दर्ज है। हाई कोर्ट में काम करने से पहले अपना ओहदा संभालने से पहले उनका हलफ लेना ज़रूरी था, लेकिन ये हलफ जो है वो बावजूद, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या वजह थी क्यों नहीं लिया गया, लेकिन जस्टिस सरफराज रोकर साहब का बग़ैर हलफ उठाए अपनी सीट पर बैठकर फ़ैसले करना और अपना ओहदा संभाल लेना और फिर ओहदे के मुताबिक जो है वो बैठ के फ़ैसले भी करना, लोगों के केसेस भी सुनना, ये अदालती और आइनी रिवायात की मैं समझता हूँ खिलाफ वर्जी की गई है उनकी जानिब से। और एक सीनियर जज की जानिब से अगर ऐसा किया जाता है तो मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक है। इस किस्म की जो है वो रिवायत को पनपने नहीं देना चाहिए। जस्टिस सरफराज रोकर साहब को ख़ुद से इसका इदराक करके जो है मैं समझता हूँ इसकी तलाफ़ी करनी चाहिए। लेकिन अब चूँकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया और लगता यही है कि इतना बड़ा जो ब्लंडर है ये शायद इस जो सीनियरिटी लिस्ट है इसका तो फैसला जो हो सो हो, लेकिन बतौर जज हलफ उठाए बग़ैर अपना ओहदा संभाल के और फैसले करना जो है इस पर शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई व्यू आ जाए। और मैं समझता हूँ कि अगर मातहत अदलिया में इस किस्म की कहीं कोई ख़राबी नज़र आती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसी ख़राबियों को दूर किया जाए। लेकिन
अब चूंकि एक रिवायत चल निकली है कि सारे मामलात जो हैं वो अदालतों में जा रहे हैं और अदालतों पर प्रेशर भी है, काम का प्रेशर है, जजेस कम है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये नौबत पेश क्यों आती है? अगर ये पाकिस्तान में हर इदारे को, हर शख्स को ये मालूम हो कि अगर मैं कानून के ख़िलाफ़ जाके या आइन के ख़िलाफ़ जाके कुछ करूँगा तो फिर जो है मुझे उसके नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान में वो लोग जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने कानून तोड़ा, उनको आज तक जो है वो सज़ा नहीं सुनाई गई, लेकिन पाकिस्तान की जो जिसको पाकिस्तान की अशराफिया कहते हैं, अगर वो भी देखा जाए तो शायद कुछ चंद एक लोग हैं जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं, लेकिन मजमूई तौर पर कुर्बानी का बकरा जो है वो सियासतदानों को बनाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से पहले भी अगर आप देख लें तो सियासतदानों को सज़ाएँ सुनाई गई थी, ऐसे कवानीन बनाए गए थे। कुछ लोग जो है उन कवानीन के नतीजे में सज़ा याब हुए थे, कुछ जो है वो उन्होंने वॉलंटरली सियासत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी, और वो सिलसिला जो है आज भी किसी न किसी सूरत में जारी है। पी का एक्ट इसकी वाज़े जो है वो आपके सामने है कि वो सियासतदान तो अपनी जगह पे, वो सहाफ़ी या वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो भी अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे, हुकूमत पर तनकीद करेंगे, तो उसको जो है वो किसी बैरूनी एजेंडे के तहत जो है वो किसी दुश्मन मुल्क का एजेंट डिक्लेयर किया जाएगा, या किसी मखसूस सियासी जमात की इमा पर जो है वो हुकूमत की तज़लील और वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की तौहीन जो है उसको करार देकर उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और कल तक जो है वो 4 मुकदमा दर्ज भी हो चुके थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी अफसोसनाक हैं। और फिर सबसे बड़ा जुल्म ये है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं इस पर वो किरदार जो अदालतों को अदा करना चाहिए वो अदालतों की जानिब से अदा नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।